नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि हम क्रॉनिकल की सीरीज चलाए हुए हैं, क्योंकि हम क्रॉनिकल का अच्छे तरह से एनालिसिस कर रहे हैं और हम अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं क्रॉनिकल को। एक क्लास इससे पहले हो चुकी है, जिसमें हमने जो कि राष्ट्रीय मुद्दे जो भी थे, उसको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर चुके होंगे और आप लोग अच्छे से उसको पढ़ भी चुके होंगे। यह क्लास आर की जो आगामी परीक्षा आने वाली है 22 दिसंबर को, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि देखिए, प्रीवियस जो पेपर हुआ था आर का, उसमें आपने देखा होगा कि पैटर्न कैसा था। उसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे और अच्छे मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करंट अफेयर के अच्छे लेवल के पूछे गए थे, जो कि बिना क्रॉनिकल को पढ़े हुए आप उसको हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप क्रॉनिकल पढ़िए, उसके बाद हम आपको घटनासार भी पढ़ाएंगे और साथ साथ आईडीएसटी भी आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आज ये क्लास दूसरी क्लास है क्रॉनिकल की। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आता है एग्जाम के रिगार्डिंग, या कोई नोट्स डालना होता है, या कोई टेस्ट डालना होता है, आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल पे ही डाला जाता है। या कोई इन्फॉर्मेशन डालना होता है तो वीडियोस के लिंक भी वहीं पर डाले जाता है। कोई भी वीडियो आता है, जैसे आप लोग कोई नहीं देख पाता, तो वहाँ से आप देख लेंगे, तो वहाँ से लिंक भी आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर। ठीक है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करेंगे आप। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्रॉनिकल का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि सेकंड वीडियो आज का है आपका। सेकंड वीडियो के अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मुद्दों को हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय के बाद देखिए, राष्ट्रीय के बाद आर्थिक हमने बोला था कि आर्थिक पढ़ेंगे, लेकिन हम आर्थिक ना पढ़ते हुए राष्ट्रीय के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से हम सीक्वेंस बना के चलना है ना, कि राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, फिर आर्थिक और वैज्ञानिक मुद्दों को एक साथ कर लेंगे, या तो आर्थिक और इकोनॉमिक और ये पर्यावरण वाले मुद्दों को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक सीरीज बनी रहेगी, एक पैटर्न बना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय मुद्दों को, तो हमने पूरा कर लिया। अब हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में कौन कौन से मई महीना के क्रॉनिकल में कौन कौन से मुद्दे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, हम पूरा तो नहीं पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, कि हमने अंडरलाइन करके लाया हुआ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको हम पढ़ देते हैं। बाकी का आप चाहिए तो इसका पीडीएफ हम डाल देंगे, अब अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप अपना पढ़ सकते हैं और विस्तृत और डीप जो पॉइंट छूट जाते हैं उसको भी पढ़ना चाहते हैं। वैसे वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी पढ़ सकते हैं, हम पीडीएफ को डाल देंगे। ठीक है, जब हम सारा ये पढ़ा लेंगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पढ़ा देंगे, उसके बाद वैज्ञानिक और जब वैज्ञानिक मुद्दे और आर्थिक मुद्दों को भी जब खत्म कर देंगे, तो इस वीडियो को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अंडरलाइन है, आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के अंतर्गत जो क्रॉनिकल में है। क्रॉनिकल के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में मई वाले महीने में पहला मुद्दा आपका है कि मोहम्मद मुखबर को ईरान का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। आपको याद होगा कि ईरान के राष्ट्रपति जो रईसी थे और उनके जो विदेश मंत्री थे, उन दोनों की अजरबैजान के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, मतलब अजरबैजान ईरान के बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो ठीक है, अब वहां पर नया राष्ट्रपति बनाया गया, जो कि मतलब कि अंतरिम राष्ट्रपति है। कौन है? देखिए 20 मई 2024 को ईरान के सर्वोच्च नेता, अब देखिए पता है कि राष्ट्रपति से भी ऊपर एक नेता होता है ईरान के अंदर, इसको सर्वोच्च नेता कहते हैं। उसका नाम क्या है? आयतुल्लाह अली खामोनी ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया। देखिए मोहम्मद मुखबर रईसी की सरकार में उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अब उनको अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया गया। किसके द्वारा बनाया गया? आयतुल्लाह अली खामोनी ने, जो कि सर्वोच्च लीडर है ईरान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद मुखबर अधिकतम 50 दिन तक अवधि के लिए राष्ट्रपति रह सकते हैं। ठीक है, ईरान के संविधान के अनुसार यदि किसी राष्ट्रपति के पद का रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो 50 दिन के भीतर अगले राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित करना आवश्यक होता है। वर्ष 2021 में रईसी के राष्ट्रपति चुने जाने पर मोहम्मद मुखबर देश के उपराष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, 2021 में ही रईसी राष्ट्रपति बने थे, तब मोहम्मद मुखबर को उपराष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, तो 50 दिन के भीतर ईरान में चुनाव होना है, तब तक के लिए अंतरिम राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? मोहम्मद मुखबर को बनाया गया है, जो किसके द्वारा बनाया गया है? वहां के सर्वोच्च लीडर आयतुल्लाह खामोनी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है? महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोपीय संघ का पहला कानून। ठीक है, यूरोपीय यूनियन ने पहला कानून लाया 7 मई 2024 को। यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ
हिंसा के निपटने के लिए पहला कानून पारित किया गया है। ठीक है, तो यूरोपीय संसद में, यूरोपीय संघ में पहला कानून महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए कानून लाया गया है। ठीक है, कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के 27 देशों में महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 27 देशों में, यूरोपीय जो देश है उनमें। ठीक है, यूरोपीय संघ के सदस्यों को 3 वर्ष के अंदर इन नए नियमों को अपनी कानूनों में शामिल करना आवश्यक है। 3 वर्ष के अंदर यूरोपीय संघ में जो शामिल देश हैं उनको अपने राष्ट्रीय कानून में शामिल करना आवश्यक है। ठीक है, इसका उद्देश्य है महिलाओं को लिंग संबंधी हिंसा, अंतरंग छवियों को बिना सहमति के साझा करने और हिंसा और घृणा को उकसाने जैसी आपराधिक कृत्यों से बचाना है। इस कानून के तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर 1 से 5 वर्ष की सजा हो सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि पीड़ित नाबालिग है या अपराधी के साथ उसका घनिष्ठ पारिवारिक संबंध है, जैसे पति, पत्नी, पूर्व पति, तो कानून इससे अधिक दंड का प्रावधान भी करता है। ठीक है, अब यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ लेते हैं। 27 देशों का एक समूह है, अद्वितीय आर्थिक और राजनीतिक संघ है। इसकी स्थापना मास्ट्रिच की संधि से 1 नवंबर 1993 को की गई थी। इसका लक्ष्य यूरोप में आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो है, जो कि 20 देशों ने अपनाया है। 20वां देश कौन सा है? 20वां देश आपका क्रोएशिया है। 20वां देश क्रोएशिया बना था, जो कि यूरो को अपनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे। यूएई भारत CEPA काउंसिल के साथ ICC पर का समझौता। तो 9 मई 2024 को यूएई भारत CEPA परिषद एवं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच आर्थिक और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो भारत और यूएई ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है आर्थिक और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, यह साझेदारी द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी के उद्देश्य पर आधारित है, जिसका लक्ष्य व्यापार की मात्रा को बढ़ाना, उद्योगों को अनुकूल व्यापार नीति का लाभ पहुंचाना तथा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक विकास एवं अवसर को सृजित करना है। वर्ष 2024 में स्थापित यूएई भारत CEPA परिषद, अब इसको याद रखना है कि यूएई भारत CEPA परिषद की स्थापना कब हुई है? 2024 में हुई है। ठीक है, यूएई और भारत के बीच में आर्थिक निवेश व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण भूमिका यह परिषद निभाती है। वर्ष 2022-23 में भारत एवं यूएई के मध्य द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16% बढ़कर 84.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है, भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता 18 फरवरी 2022 को दोनों देशों के मध्य हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, तो भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापारक और आर्थिक भागीदारी समझौता 18 मई 2022 को हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, तो CEPA भारत और यूएई को 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंद्रे फ्लेंकोविक तीसरी बार क्रोएशिया के PM बने। ठीक है, आंद्रे फ्लेंकोविक 17 मई 2024 को क्रोएशिया संसद ने प्रधानमंत्री आंद्रे फ्लेंकोविक को नेतृत्व वाली यूरोपीय क्रोएशियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के प्रभुत्व वाली सरकार को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री के रूप में आंद्रे फ्लेंकोविक का यह तीसरा कार्यकाल है। 19 अक्टूबर 2016 को क्रोएशिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। 19 अक्टूबर 2016 से फ्लेंकोविक क्रोएशिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, क्रोएशिया दक्षिण पूर्व यूरोप यानी बाल्कन में पालोनियन प्लेन एवं भूमध्य सागर के बीच बसा एक देश है। ठीक है, तो पालोनियन प्लेन और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित है। ठीक है, क्रोएशिया की राजधानी क्या है? क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है और 1 जुलाई 2013 को ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना था। ठीक है, 1 जुलाई 2013 को यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना था। इसकी राजधानी क्या है? जगरेब है। ठीक है, रॉटरडैम में, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है कि 13 से 15 मई 2024 के मध्य नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। तो ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसका आयोजन सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल और नीदरलैंड की सरकार द्वारा, किसके द्वारा किया गया? सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल और नीदरलैंड की सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है,
यह विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य विश्व में हरित हाइड्रोजन तकनीक एवं ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन में भारत द्वारा पहली बार अपने पवेलियन का प्रदर्शन किया गया। इस सम्मेलन में भारत द्वारा पहली बार अपने पवेलियन का प्रदर्शन किया गया। भारत के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थापित इस पवेलियन में भारत ने हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में अपनी प्रगति को प्रदर्शित किया। भारत ने अपनी हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में प्रगति को प्रदर्शित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टॉपिक नंबर नेक्स्ट, यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंट वीजा का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो 15 मई 2024 को संयुक्त अरब अमीरात ने कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने के वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंट वीजा को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ब्लू रेजिडेंट वीजा क्या है? जो पर्यावरण के क्षेत्र में अधिक अच्छा काम करते हैं उनको 10 वर्ष के लिए यूएई का वीजा दिया जाएगा। ठीक है, यूएई का वीजा दिया जाएगा। जो पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनको यह वीजा दिया जाएगा। अबू धाबी के कसर अल वतन में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। ठीक है, यूएई द्वारा शुरू किया गया यह वीजा दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम है जो उन व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति असाधारण समर्पण एवं प्रयास को प्रदर्शित किया है, उनके लिए यह वीजा दिया जाएगा। 10 वर्षीय ब्लू वीजा। ठीक है, ब्लू रेजिडेंट वीजा को दिया जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश अंटार्कटिका क्षेत्र के रूस द्वारा तेल व गैस की खोज की गई है। कहाँ पे की गई है? ब्रिटिश अंटार्कटिका क्षेत्र में। ठीक है, यूके हाउस ऑफ कॉमन्स एनवायरमेंट ऑडिट कमेटी को सौंपे गए सबूतों के अनुसार रूस ने अंटार्कटिका में के ब्रिटिश क्षेत्र में तेल और गैस के विशाल भंडार की खोज की है। खोजे गए भंडार में 551 बिलियन बैरल तेल है का अनुमान है। 50 वर्षों में उत्तरी सागर में उत्पादन का यह लगभग 10 गुना है। ठीक है, अंटार्कटिका वर्तमान में 1959 के अंटार्कटिका संधि के अधीन है जिसके अनुसार क्षेत्र में सभी तेल निष्कर्षण गतिविधियों पर रोक लगाया गया है। ठीक है, अंटार्कटिका वर्तमान में 1959 के अंटार्कटिका संधि के अधीन है जहाँ पे तेल नहीं निकाला जा सकता। खाली आप जाकर शोध कर सकते हैं लेकिन तेल नहीं निकाल सकते वहां से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विलियम लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। तो विलियम लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। विलियम लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। इन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति ताई इंग वेन का स्थान लिया है। इस अवसर पर हसियाओ बी बिस्खिम ने भी उपराष्ट्रपति के पद का शपथ लिया है। तो उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? हसियाओ बी खिम उपराष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? ताइवान के। उपराष्ट्रपति बने हैं हसियाओ बिन खिम और विलियम लाई तिंगचे ताइवान राष्ट्रपति के बने हैं। ठीक है, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई तिंगचे स्थाई इंगवेन प्रशासन के तहत उपराष्ट्रपति थे। ताइपे में आयोजित समारोह में 29 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए जिसमें प्रशांत मध्य अमेरिका और होली सिटी में ताइवान के अंतरिम 15 राजनयिकों शामिल हुए। राष्ट्रपति विलियम लाई तिंगचे ने कहा कि चीन को ताइवान के खिलाफ अपनी आक्रामकता रोकनी चाहिए और उसका प्रशासन ताइवान जलसंधि में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अफ्रीका पर भारत अमेरिका का वार्ता दूसरा दौर। ठीक है, कहाँ पे हुआ? तो अफ्रीका पर भारत और अमेरिका का वार्ता हुआ। कहाँ हुआ है? वाशिंगटन डीसी में अफ्रीका पर भारत और अमेरिका का वार्ता हुआ जो कि दूसरे दौर की वार्ता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसके नेतृत्व भारत की ओर से आर्थिक और दक्षिणी अफ्रीका मामलों के अतिरिक्त सचिव पुनीत आर कुंडल ने भाग लिया। ठीक है, भारत की ओर से पुनीत आर कुंडल ने भाग लिया। ठीक है, आर्थिक अफ्रीका पर भारत अमेरिका संवाद का उद्देश्य विचारों और दृष्टिकोण को साझा करना और अफ्रीका में एक साथ काम करने के लिए संस्थागत, तकनीकी और द्विपक्षीय तालमेल विकसित करने के लिए तरीके तलाशना है। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संबंधित शक्तियों का लाभ उठाते हुए अफ्रीकी प्राथमिकताओं के अनुरूप विकासात्मक परियोजना और कार्यक्रम की पहचान करना और उनका समर्थन करना है। ठीक है, भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल करने के बाद अमेरिका और भारत के बीच अफ्रीका का पर यह पहली ऐसी वार्ता है। ठीक है, तो G20 में अफ्रीकन यूनियन शामिल करने के बाद यह पहली वार्ता है भारत और अमेरिका के बीच में। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र। तो 6 से 10 मई 2024 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र का आयोजन किया, सत्र में भाग लिया। ठीक है, इसकी अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र के बुरुंडी के स्थायी प्रतिनिधि जेफिरिन
मणितरांगा द्वारा किया गया। जेफरिन संयुक्त राष्ट्र इसकी अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र में बुरुंडी के स्थायी प्रतिनिधि जेफरिन मणितरांगा द्वारा किया गया है। ठीक है। UNFF 19 की बैठक में वैश्विक वन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 तक सतत विकास की दिशा में प्रगति बढ़ाने के केंद्रित थी। ठीक है। इस सत्र के दौरान भारत ने पिछले 15 वर्षों में वन संरक्षण और सतत वन प्रबंधन के देश की महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित किया। वैश्विक स्तर पर भारत वर्ष 2010 एवं 2020 के मध्य औसत वार्षिक वन क्षेत्र में शुद्ध वृद्धि के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के तहत एक निकाय है। ठीक है। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के तहत एक निकाय है। ठीक है। उद्देश्य वनों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लक्ष्यों का समर्थन करना और अंतर्राष्ट्रीय वन संबंधित उपकरणों को प्रक्रियाओं को प्रतिबद्धता को उद्देश्य को आगे बढ़ाना है। इसकी स्थापना 2000 में किया गया था। यूएनएफएफ का स्थापना 2000 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? यूएन का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका किया गया था। ठीक है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा बैठक 7 से 9 मई 2024 के मध्य मलेशिया के पुत्रजया में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा करने के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत और सभी 10 आसियान देशों का प्रतिनिधि ने भाग लिया। ठीक है। इसकी सह अध्यक्षता भारत के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल, मलेशिया के विशेष व्यापार उद्योग मंत्रालय के उप सचिव मस्तूरा अहमद मुस्तफा ने की थी। ठीक है। एक सेकंड। हाँ, यहाँ पढ़ लेंगे। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता इसको पढ़ चुके थे ना कि पुत्रजया में इसका आयोजन किया गया। अब इसके आगे देखते हैं। इसका थोड़ा सा पेज एक दिक्कत हो गया था ना, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा था, इसीलिए इसको हम नीचे ऐड कर दिए हैं। आप लोग वहाँ पे नीचे देख लेंगे। ठीक है। पुत्रजया में इसका AITIGI व्यापार के लिए अधिक व्यापार सुविधाजनक और लाभकारी बनाने के उद्देश्य से इसकी समीक्षा के लिए चर्चा मई 2023 में शुरू की गई थी। ठीक है। बैठक 29-31 जुलाई के मध्य इंडोनेशिया में जकार्ता में हुई थी। ठीक है। 5वीं बैठक। ठीक है। भारत के वैश्विक व्यापार में 11% की हिस्सेदारी के साथ आसियान भारत के प्रमुख व्यापार समझौते में से एक है। वर्ष 2022-23 के दौरान दोनों पक्षों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 122.67 बिलियन डॉलर का रहा है। अब आसियान क्या है, आसियान के बारे में देख लेते हैं। देखिए आसियान क्या है। आसियान की स्थापना कब हुई है? 8 अगस्त 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। वर्तमान में 10 सदस्य हैं। 10वां सदस्य इसका क्या है? लिस्ट तुमूर है। ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। इसका उद्देश्य है दक्षिण पूर्वी एशिया में के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग एवं विकास को बढ़ावा देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 46वां अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ? 20 से 30 मई के बाद केरला के कोच्चि में 46वां अंटार्कटिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, संधि परामर्श बैठक का था। पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है। ठीक है। तो किस किस का आयोजन किया गया? केरला के कोच्चि में 46वां अंतर्राष्ट्रीय संधि परामर्श बैठक तथा पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? केरला के कोच्चि में 20 से 30 मई के बीच में। ठीक है। इस बैठक के आयोजन पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के तहत गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र तथा अंटार्कटिका संधि सचिवालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। यह अंटार्कटिका एवं पर्यावरण प्रबंधन के वैज्ञानिक सहयोग पर रचनात्मक वैश्विक वार्ता सुविधाजनक बनाने की भारत की इच्छा के अनुरूप है। अंटार्कटिका संधि 1959 में वाशिंगटन DC में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए
है और यह 1961 में लागू हुआ। अंटार्कटिका संधि कब लागू किया गया? 1959 में इसके 12 देशों द्वारा शामिल किया गया। 1961 में 1961 में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान में 56 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया। वर्तमान में अंटार्कटिका संधि पर 56 देशों ने हस्ताक्षर किया। 1983 में अंटार्कटिका संधि का एक सलाहकार सदस्य रहा। भारत वर्ष 1983 से अंटार्कटिका संधि का एक सलाहकार सदस्य रहा। भारत का पहला अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री 1983 में स्थापित किया गया। भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री 1983 में स्थापित किया गया। ठीक है, जॉन ज्वाइनी स्कॉटलैंड के 7वें प्रथम मंत्री बने। जॉन स्वाइनी तो 8 मई 2024 को एडिनबर्ग में एक औपचारिक समारोह में शपथ लेने के बाद जॉन स्वाइनी स्कॉटलैंड के 7वें प्रथम मंत्री बन गए। प्रथम मंत्री स्कॉटिश सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। उन्होंने हमजा हारून यूसुफ का स्थान लिया, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जॉन स्वाइनी 2014 से 2023 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। वह यूनाइटेड किंगडम के हस्तांतरण के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले उप प्रधानमंत्री रहे हैं। उल्लेखनीय है कि स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का अंतर्गत एक देश है जिसकी राजधानी एडिनबर्ग है और इसकी वैधानिक मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से बना हुआ है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर आपको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन में अगर कहना है तो आपको उत्तरी आयरलैंड हटा देना है तो ग्रेट ब्रिटेन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एवं वेल्स सम्मिलित ग्रेट ब्रिटेन है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की वेबसाइट के यूनाइटेड किंगडम को एक देश के भीतर देश के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, भारत भूटान के मध्य 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक हुई है। तो 6 से 7 मई 2024 के मध्य लद्दाख के लेह में भारत भूटान के मध्य 5वीं सीमा शुल्क समूह की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नए सीमा शुल्क स्टेशन खोलने, नए व्यापार मार्गों को अधिसूचित करने, बुनियादी ढांचे को विकास, पारगमन प्रक्रिया को स्वचालन, डिजिटलीकरण, तस्करी को रोकथाम, समन्वित सीमा पर पार प्रबंधन तथा सीमा शुल्क डेटा के आगमन, पूर्व आदान प्रदान आदि कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई है। आयात और निर्यात दोनों के मामलों में भारत भूटान का शीर्ष व्यापार भागीदार है। वर्ष 2022-23 के भूटान के मध्य वर्ष 2022-23 के मध्य भूटान के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1,615 मिलियन डॉलर का था, जो भूटान के कुल व्यापार का लगभग 80% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीपीआई पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 25 से 26 अप्रैल 2024 को मध्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में सिटीजन स्टैक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नागरिकों के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी नामक एक विषय पर संयुक्त राष्ट्र का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, कहा इसको आपको याद रखना है कि न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत एवं नेपाल के लेखा परीक्षक संस्थानों का मध्य समझौता 2 मई 2024 को भारत और नेपाल के सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थानों के बीच लेखा परीक्षा के क्षेत्र में सहयोग और विशेषताओं को आदान प्रदान बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू एवं नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राय ने इस समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया। यह समझौता ऑडिट से जुड़े पेशेवरों के बीच क्षमता विकास और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक मंच स्थापित करेगा, मददगार होगा। साथ ही यह भारत और नेपाल के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के बीच संबंध और सहयोग को मजबूत करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये आपका रहा जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाले जो आपके मुद्दे थे, ये आपको सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए, जो कि मई के क्रॉनिकल में आपके जुलाई मंथ के जो क्रॉनिकल में अंतर्राष्ट्रीय जो भी मुद्दे थे उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आपकी जो ये 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं क्रॉनिकल की, इसका प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा, जो कि यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। कोई मित्र अगर पुरानी वीडियोस को नहीं देखे हैं, जो पुरानी जो एक वीडियो डाली गई थी जिसमें राष्ट्रीय मुद्दों को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, अगर वो नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे। आप हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक भी करेंगे। ठीक है, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में
कमेंट करेंगे। ठीक है, कि वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यह जो क्रॉनिकल हम पढ़ा रहे हैं ये आगामी आर की जो पेपर 22 दिसंबर को होने वाला है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने देखा होगा पैटर्न के मुताबिक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत डीप क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए हैं। अगर आप क्रॉनिकल की मंथली मैगजीन को नहीं पढ़ते हैं तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब जब इस मंथली मैगजीन को हम कराएंगे, जुलाई अगस्त सितंबर से लेकर दिसंबर तक के मंथली मैगजीन को हम अपने यूट्यूब चैनल पे कराएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम आपको घटनासार, घटना तथ्य, इस ये आई दृष्टि की जो करंट अफेयर की किताब आती है इसको भी हम कराएंगे आपको। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़्यादा ज़्यादा बताएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।